नमस्कार, मैं पीके प्रेम ईजीवे में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग यूपीपीसीएल की जो फॉर्म भराई हो चुकी है, एग्ज़ाम आने वाले समय में होगा। अभी समय निर्धारित नहीं है, लेकिन हम लोग उसके प्रिपरेशन के लिए विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे और सीरीज बाय सीरीज आपको जितने भी क्वेश्चंस हो पाएगा मैं सभी क्वेश्चंस का प्रीवियस एनालिसिस आपको करवाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए थे, तो आपके तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ही आपको ज़्यादातर समझा सकूं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि एक आपका जो इमारत है या मशीन है उसको हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो इमारत या मशीन से जो दूरी होती है लगभग कितना होना चाहिए आपके अर्थिंग की। तो जैसे आपका इमारत है, देखिए फिगर के माध्यम समझते हैं कि ये आपका इमारत है। आप अपने घर में वायरिंग किए, उस वायरिंग को आप क्या करते हैं, घर में तो नहीं लगाएंगे तो घर के बाहर, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वह होना चाहिए यहाँ से आपके दीवार से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर, जो BIS के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया। ये BIS क्या होता है? ये BIS होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये मानक तय करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रूल में ये एक मानक तय करने के लिए इंस्टीट्यूट है जो तय करता है कि आपकी अर्थिंग कितनी दूरी पर होनी चाहिए, आपके बल्ब कितनी हाइट में लगनी चाहिए फर्श से, आपके जो बोर्ड होते हैं वो कितनी डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपको सही में दिया गया है। लेकिन हर आंसर, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है उनका आंसर जो है वो दिया गया है, लेकिन इस आंसर ये क्यों सही है क्यों गलत है, इनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और पूरी ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन कहता है कि थ्री फेज 50 एग्जैक्ट वाली प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर 1500 RPM पर चल रही है, पोल की संख्या कितनी होगी। तो पोल की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है N = 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बटा पोल। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कि आपको निकालना क्या है, पोल की संख्या निकालना है, N की संख्या RPM दिया हुआ है। ये देखिए RPM N की जगह पे लिख देंगे 1500। गिवन डाटा हमेशा ध्यान रखेंगे। गिवन डाटा मैं आपको बता दूं फिर से, याद देखिए गिवन डाटा मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 एग्जैक्ट। ये N से डिनोट करते हैं RPM, कितनी रनिंग पर मिनट में रिवॉल्विंग होती है, ये है 1500 RPM। पूछ रहा है P कितना होगा, कितने पोल का ये मोटर होगा। तो ये मोटर पोल की संख्या निकालने के लिए N = 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बटे पोल निकालते हैं। देखिए N के जगह पे रख दिए 1500 और 120 तय किया गया फार्मूला में, और फ्रीक्वेंसी की जगह पे रखे हैं हम लोग कितना, 50 हर्ट्ज। और निकालना है आपको क्या, पोल आपको दिया नहीं गया, ये आपको निकालना है। तो आइए ये पोल बराबर अभी निकालते हैं, कितना है, ये देखिए ये 0 कैंसिल। अभी ये कितना है 5 3, ये 3 4, यानी P बराबर कितना निकलेगा 4, यानी पोल की संख्या कितनी होगी
4, ये आपके ऑप्शन 2 में दिया गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला पे कभी कभी अभी आपने क्या किया, पोल की संख्या मांग लिया, कभी क्या करेगा, पोल की संख्या दे देगा, आपको फ्रीक्वेंसी मांग लेगा। जब फ्रीक्वेंसी और पोल दिया हुआ रहेगा तो वो मोटर कितने स्पीड से घूमेगा इसका जानकारी यानी आरपीएम की संख्या यानी एन की संख्या निकालने के लिए मांग देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये कह रहा है कि सौर सेल बैटरी में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल मतलब सोलर सेल बैटरी में किस प्रकार की सामग्री यूज करते हैं। तो ये सामग्री यहाँ पर ऑप्शन तो आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर है। क्यों सेमीकंडक्टर होता है, कंडक्टर क्यों नहीं होता है। ये सौर सेल बैटरी क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सौर सेल बैटरी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये एक सौर सेल बैटरी है। जो सोलर प्लेट आप खरीदते हैं ना, वो एक्चुअल में सौर सेल बैटरी होता है। उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आप देखेंगे जैसे ही आप खरीदते हैं उसमें एक फैन जोड़ दीजिए, धूप में रख दीजिए, वो चलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें सेल होता है। वो सेल बनता है, उसमें ढेर सारे लेयर होते हैं, अलग अलग लेयर होते हैं, मैं बताता हूँ अभी। ये बैटरी जैसे ही चार्ज होगा, इसमें देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये फिगर देख लीजिए, ये सौर सेल बैटरी जो बना हुआ ना, उसमें कई लेयर होते हैं। आप जो सौर सेल देखते हैं, सोलर प्लेट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, पहले ग्लास होता है, फिर देखिए उसके पीछे ये आपका ग्लास और फ्रेमिंग किया हुआ रहता है। ये देखिए ये एनस्केप ईवी है, ये सेट करने के लिए उस पर लेयर शिफ्ट किया रहता है। दूसरी बात क्या होता है, इसमें ये जो सोलर सेल देख रहे हैं ना, ये आपको सोलर सेल, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ग्रीन यानी ब्लू वाला, ये आपका सोलर सेल होता है। ये बनता है सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन का बनता है। किसका, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन क्या है भाई, सेमीकंडक्टर है। आप कहेंगे सर कि हम कंडक्टर लगा सकते हैं, क्यों सिलिकॉन लगा दिए। सिलिकॉन नहीं, हम कंडक्टर लगा देंगे। आपको प्रॉपर्टी समझना चाहिए कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और ये सारे ऑप्शन में जो शीशा है, कार्बन है, चांदी है, ये सब कंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये कंडक्टर, मैं आपको कलर चेंज करके यहाँ बताता हूँ। एक होता है कंडक्टर, क्या, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह, यहाँ कंडक्टर यानी चालक, और एक सेमीकंडक्टर। देखिए कंडक्टर की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े, चालक क्या होता है, चालक में अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी है, जब उसका तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। तो ये देखिए आप कहेंगे सर इससे क्या मतलब है सिलिकॉन को। बात करते हैं, जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो आई स्क्वायर आर जो होगा, हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर के प्रोपोर्शनल होता है। ये जब आर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा और लॉसेस ज़्यादा होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर के जगह पे क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन का इतना एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं कि आपको याद रहे, इस क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या होना चाहिए। सारे फिगर के साथ ये बैटरी का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया। इसमें 3 लेयर ऊपर से और 3 लेयर नीचे से होता है, सील्ड किया होता है। और ये जो देख रहे हैं, इसमें बैटरी लगाने के लिए पोल लगाते हैं, या तो यहाँ फैन लगा दीजिए। ये हमेशा आपको जैसे ही उस पर रोशनी पड़ेगी ये चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही इस क्वेश्चन के बारे में इसमें देखते हैं। क्लासरूम में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमने कोशिश किया है आपको कि सारा चीज़ मैं यहाँ बता दूँ टाइम के बाद में, क्योंकि हम लोग को यूपीपीसीएल में 150 क्वेश्चन एनालिसिस करना है एक पेपर के लिए। लेकिन अगर इतनी देरी से करेंगे तो लेट लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, समय को थोड़ा कम लेते हुए, फिर भी ज़्यादा समय लग जाता है समझाने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मापन यंत्रों में बाल कमानी में सामग्री प्रयोग की जाती है। मापक यंत्र यानी विद्युत इलेक्ट्रिशियन है आपके लिए मापक यंत्र क्या हो सकता है, वोल्ट मीटर, एमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, यानी इसको बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो बाल कमानी होता है। ये बाल कमानी क्या होता है, ये जो बाल कमानी होता है, ये
बाल कमानी का मतलब होता है स्प्रिंग। ये बाल कमानी आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो बाल कमानी है ना, ये देखिए ये जो स्प्रिंग होता है, एक दूसरा फिगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये जो स्प्रिंग लगी होती है और ये जो आपका मीटर पर चलने वाला ये जो निडल होता है यानी पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर क्या करता है, घूमता है। तो घूमता है तो इसमें डैम्पिंग, इसमें क्या होता है कि डैम्पिंग, इधर डैम्पिंग काम करता है और ये पॉइंटर क्या करता है, इधर जाता है, स्प्रिंग मुड़ जाता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। इतना हमको पढ़ना नहीं, फिर मैं बता देता हूँ कि स्टोर होने के बाद ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी तो ये पुनः अपने स्थान पर चली जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कह रहा है कि किस सामग्री का यूज करते हैं। हमने कहा कि किस सामग्री का यूज करते हैं, क्यों करते हैं। बाल कमानी में फॉस्फोर ब्रोंज का करते हैं, बाकी एल्युमिनियम ऑप्शन में दिया हुआ था उसको इन्होंने गलत कह दिया। क्यों गलत कह दिया कि जब यहाँ देखिए ये स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अगर ये स्प्रिंग यानी बाल कमानी अगर किसी कंडक्टर का होगा तो क्या होगा, इसमें चुंबक का प्रभाव पड़ेगा, आपका जो माप है वो स्केल गड़बड़ा जाएगा। पॉइंटर क्या करेगा, देना चाहिए 220 वोल्ट और देगा कितना 110 या 220 या 5 वोल्ट का कमी आ गया तो वो एरर हो जाएगा। इसीलिए जितने भी, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में वोल्ट मीटर, एमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये जितने भी मेजरमेंट मापक यंत्र है उसमें जो ये स्प्रिंग बना होता है ना, वो लगभग किसका, फॉस्फर ब्रोंज यानी फॉस्फर कांसा का बना होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन पढ़े। कह रहे डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि विद्युत चुंबक प्रेरण। अगर आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं जो लोग सभी लोग को सारे ऑप्शन की बात कहा था मैंने बताऊंगा, तो सारे ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है न्यूटन्स का नियम। न्यूटन का नियम किसने दिया, न्यूटन साहब गति के विषयक का नियम दिया। किसका, गति विषयक, मोशन, गति विषयक यानी मोशन के बारे में इन्होंने 3 नियम दिए। उसके बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको जानकारी लोग बता देते हैं। यह दूसरा लेंज नियम। लेंज नियम का कि जो बल जिससे उत्पन्न होता है वह स्वयं उसी का विरोध करता है, तो वह किसने दिया, लेंज ने, लेंज साहब ने। और यह ओम का नियम। आपको पता है कि ओम का नियम का जो रिलेशन होता है V = IR, ये किनके बीच का रिलेशन है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का, जो कि जनरेटर मोटर से चलने के सिद्धांत से कोई मतलब नहीं रखता है। वो वोल्टेज उत्पन्न करता है, करंट देता है, लेकिन कह रहा है कि किस सिद्धांत पर काम करता है। तो काम करने के लिए फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये समझते हैं, आइए इसको। ये देखिए क्या कह रहा है, फैराडे साहब जो 2 नियम दिए थे उसमें एक नियम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबक का प्रेरण। ये होता क्या है, देखिए फैराडे साहब ने बताया कि अगर 2 यानी चुंबकीय क्षेत्र, 2 है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप कंडक्टर को रखते हैं, किसी तार को रखते हैं, सिंपली समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी तार को आप घुमाते हैं तो उस तार में यानी उस चालक में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न ईएमएफ उत्पन्न होता है। ध्यान से देखेंगे, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। ये इसी सिद्धांत पर क्या करता है, जनरेटर काम करता है और वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये फ्लक्स निकल रहा है N से S, और इसमें इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो जितनी तेजी से घुमाएंगे वो उतना ईएमएफ उत्पन्न करेगा। यह किसका सिद्धांत है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, जिसके सिद्धांत पर काम करता है कौन सा,
डीसी जनरेटर काम करता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये चलिए अगला क्वेश्चंस ये है सामने में। अगला क्वेश्चंस कह रहा है कि BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, फिर से कह रहा हूं ये मानक है, मानक तय करने वाला इंस्टीट्यूट है, कह रहा है कि BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। आपका जमीन से आपके रूम में जो आप पंखा सेट करते हैं फैन, उससे फर्श से आपसे छत की में जो पंखा लगा उसकी न्यूनतम बीच की दूरी कितनी होती है, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये आपका क्या है, ये एक डायग्राम है, ये आपका फर्श, ये आपका, अरे ये देख रहे हैं, पीछे लाते हैं, ये पेन लेकर के बताना है। ये देखिए ये है आपका फर्श, फर्श है, ये फर्श है आपका। ये फर्श से आप जो फैन लटकाते हैं उसकी दूरी यहां से लेकर के यहां तक ये होता है कितना, 2.75 मीटर ये तय किया गया है। क्योंकि हम लोग तय नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ये लिमिट क्यों दिया गया है, उन्होंने विद्वान जितने भी इलेक्ट्रीशियन थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने ये सोच करके रखा था। क्यों? क्योंकि अगर आप फैन को किसी लिमिट से नीचे रखते हैं तो उसकी परेशानियां क्या होती है। जैसे आप बेड पे चढ़ गए, फैन नीचे लटकाए हुए हैं, तो आपका गर्दन कट सकता है। यानी क्या करते हैं, कभी कभी बल्ब ऊपर लगा देते हैं और फैन को उसे नीचे लगा देंगे, तो रोशनी आने में आपको पड़ रहे हैं तो दिक्कत होगा। इसीलिए लिमिट तय किया गया है, वो लिमिट का डिस्टेंस है ये कितना है, 2.75 मीटर। समझ में आ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जैसे ये इसका भी लिमिट है, तो आपका बोर्ड जो होता है वो उसका भी लिमिट होता है। कि आप अपने फर्श से अपने घर में जो बोर्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड जहाँ आप स्विच बल्ब का घर में कंट्रोल करते हैं, चार्जर लगाते हैं, उसका डिस्टेंस मैं बता दूं, बोर्ड का जो होता है 1.5 मीटर होता है आपके फर्श। ठीक है, ये चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन टूल किट में नहीं पाया जाता है। कह रहा है, ये देखिए कह रहा है कि स्क्रू ड्राइवर, टेस्ट लैंप, इलेक्ट्रीशियन वाइस, मतलब इसमें कौन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन से ध्यान पड़ेंगे, कौन नहीं पाया जाता है। देखिए पहला इसमें है स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, ये होता है पेचकस। ये तो आपका होना जरूरी है, क्योंकि आप बोर्ड खोलेंगे या कोई स्क्रू खोलेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, पेचकस होना जरूरी है, स्क्रू ड्राइवर होना जरूरी है। आपने तो खोल नहीं सकते हैं किसी चीज से। दूसरा चीज है टेस्ट लैंप, जो क्या है, टेस्ट लैंप क्या होता है आपको बता दो जानकारी के लिए, कि जैसे एक डॉक्टर अपने गले में क्या लटकाए रहता है, वो आला, इसको हिंदी नाम है उसका, बायोलॉजिकल नेम कहते हैं कि स्टेथोस्कोप। क्या स्टेथोस्कोप होता है, जब किसी मरीज को चेक करता है तो पहले चेक करना पड़ता है, तो ले जाता है स्टेथोस्कोप, गले से निकालता है और धड़ से उसे चेस्ट पे, पेन में, कमर में वो लगाता है, ताकि वो चेक करता है किसी कंटिन्यूटी है कि नहीं है। अरे भाई पता तो करे वो उसमें सांस आ रही है कि जा रही है, नहीं तो पता नहीं कैसे चलेगा, दवाई क्या देगा, क्या प्रॉब्लम है, तेज सांस जा रही है कि स्लो सांस जा रही है, इसका पता करने के लिए लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक इलेक्ट्रीशियन के आले के रूप में यानी स्टेथोस्कोप के अनुसार एक टेस्ट लैंप होता है। टेस्ट लैंप कुछ नहीं, एक बल्ब होता है, उसमें 2 तार लगे होते हैं जो हमेशा ले जाते हैं। अगर इसमें कोई तार है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, ये पता करने के लिए आप 2 तारों के बीच में अगर सटाएंगे, अगर प्लस माइनस इसको मिलेगा तो ये जलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं जलेगा, यानी बिजली नहीं जा रही है। ये चेक करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, टेस्ट लैंप का। ये आपके टूल किट में होना जरूरी है अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रीशियन चाकू, ये तो भाई चाकू होना जरूरी है ना। आप जाएंगे, कोई आप काम करने जाएंगे, वहां पर तार जोड़ना है, तो आप दांत से लगा देंगे, दांत से तो नहीं लगा देंगे, कुल्हाड़ी से थोड़ी काट देंगे। काटना है किससे, इलेक्ट्रीशियन नाइफ से। अगर आपका ये आदत नहीं होना चाहिए कि आप दांत से कभी कभी छील लेते हैं, भाई कोई नहीं देखता छील लेते हैं, अगर बाय द वे उसमें लाइट आ गया, ये आदत आपका बना रहा
अगर उसमें लाइट आ गया तो आप क्या करेंगे, दांत से पकड़ेंगे और आप चले जाएंगे, टेंटे फीस हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते समय सेफ्टी का बहुत जरूरी होना जरूरी होता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा का ये सब तो होना जरूरी है, क्वेश्चन के अनुसार कौन नहीं होगा। ये वाइस क्या होता है भाई, ये वाइस आपको दिखाते हैं, ये वाइस होता है, यहाँ देखिए ये वाइस है, ये क्या है, वाइस है। फिगर के माध्यम से देखिए ये क्या है, ये बेंच वाइस है। इतना बड़ा बेंच वाइस आप अपने टूल किट में कैसे रख सकते हैं, ये तो नहीं है। इस पर जो काम है वो करके आप अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन आप इस बेंच वाइस को अपने टूल किट में नहीं रख सकते हैं। इसीलिए टूल किट में नहीं रहने वाला ये ऑप्शन क्या है, यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही पूछ रहा है, तो इसके नहीं है तो ये सही है, यही नहीं होता है, बाकी सब ये तीनों चीज होता है। समझ रहे क्वेश्चंस को? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। जब भी हम लोग ध्यान देंगे सभी ऑप्शन को चेक करेंगे और सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगलक यानी फ्यूजिंग फैक्टर, यानी फ्यूजिंग फैक्टर मतलब एफ फ्यूजिंग फैक्टर होता क्या है। ये फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं, फिर ऑप्शन के बाद तो है, ऑप्शन तो आपको दिया हुआ है, कहेंगे सर दिया हुआ है देख लेंगे, लेकिन ऑप्शन से पहले थोड़ी सी जानकारी के लिए हम लोग को देखना चाहिए कि क्या होता है फ्यूजिंग करंट। ये देखिए ये क्या है, जो फ्यूज जब लगाते हैं उसमें दो चीजें होती है, एक होती है मिनिमम करंट, एक होता है फ्यूजिंग फैक्टर, एक होता है करंट रेटिंग फ्यूज। आप लगाते हैं अपने घर में बल्ब, फैन, फ्रिज, तो अपने घर में जहां पर बल्ब लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, वहां का जो फ्यूज होता है ना वो 5 से 6 एम्पियर का होता है। लाइटिंग लोड के लिए लाइटिंग लोड के लिए 5 एम्पियर लगाते हैं, और पावर के लिए हमेशा कम से कम आपको 15 एम्पियर। सभी कंपनी का अलग अलग होता है, कोई 6 एम्पियर भी होता है और कोई 16 एम्पियर का भी देता है, तो ध्यान में रखना है कि वो लगभग ये होता है, अपना पर डिजाइनिंग है। तो मिनिमम करंट क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट, इट इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू व्हिच फ्यूज इज मेड। मतलब मिनिमम करंट वह करंट होता है जिसके बाद जिस पर वह फ्यूज में जो मेटल धातु होता है ब्रेक करने के लिए जो मेटल होता है वो मेल्ट कर जाता है, नहीं गल जाता है, वो होता है क्या, मिनिमम करंट। अब करंट रेटिंग की बात करें, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू व्हिच फ्यूज डज नॉट गेट मेल्ट। कह रहा है कि रेटिंग का जो है मतलब एक रेटिंग होता है जहां तक जाने के बाद 5 एम्पियर है, आपके 3 एम्पियर का अगर करंट बह रहा है, आपको लोड को चाहिए, तो वहां पर क्या है, वो करंट फ्यूज के जो धातु है उसको मेल्ट नहीं कर पाएगा, उसको गला नहीं पाएगा, वो उसका करंट रेटिंग है। तो करंट रेटिंग और मिनिमम फ्यूजिंग करंट ये दोनों समझे। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है। क्या कह रहा है, दिस इज अ रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मतलब मिनिमम फ्यूजिंग करंट जिस पर वो गले नहीं, और कह रहा है करंट रेटिंग फ्यूज, जो लोड में लगा हुआ उसका कितना करंट है और आपका मिनिमम फ्यूजिंग करंट फ्यूज का कितना है, उन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। यानी यहां पर ऑप्शन में देखिए वही लिखा है कि न्यूनतम फ्यूजिंग करंट बटे श्रेणीकृत मतलब जो लोड में लगा हुआ है। श्रेणीकृत में फ्यूज कब लगाते हैं, फ्यूज जब भी लगाते हैं तो फेज वायर में लगाते हैं और सीरीज में लगाते हैं, समझ रहे हैं। ये होता है इसका, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, जो समझे उतना ही चीज़ हम लोग समझते हैं, ठीक है। बाकी के ऑप्शन में कोई इसका मतलब नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि ग्रीन नो एल श्रृंखला एमसीबी का डैश में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है, डैश में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एल सीरीज होता है, जी सीरीज होता है। एल सीरीज में क्या होता है, ये आपको जी सीरीज है जो रेड कलर का होता है। मैं आपको बता दूं, ये है ग्रीन वाला, ये ग्रीन देखिए लिखा है ग्रीन नो, ये जो ग्रीन नो है ना, ये 5 एम्पियर लाइटिंग लोड के लिए कितना, ये जो लाइटिंग लोड के लिए यूज किया जाएगा वो हमेशा ग्रीन नोब होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ग्रीन नो होगा जो लाइटिंग के लिए यूज होगा। और ये रेड नोब देख रहे हैं ना, रेड वाला, ये यूज होगा हमेशा पावर के लिए। किसके लिए, पावर, यानी पावर का मतलब जहां 15 एम्पियर से अधिक का करंट, 15 एम्पियर से
अधिक का करंट जा रहा है उसके लिए यूज करेंगे रेड नोब, और लाइटिंग लोड के लिए ग्रीन नोब। ठीक है, समझ में आ रहा है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चले ये देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है। विद्युत उत्पादन का वह कौन सा तरीका है जो कम खर्चा में आपको अधिक बिजली देती है, यानी बिजली उत्पादन देती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ ऑप्शन में, एक ऑप्शन के माध्यम से चले तो पहला ऑप्शन करा गैस इलेक्ट्रिक, इसमें सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा तब तो समझ में आएगा कौन अधिक है कौन कम। एक गैस है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, एक डीजल इलेक्ट्रिक है, एक थर्मल इलेक्ट्रिक है। आप ऑप्शन को मत देखिए, ऑप्शन है तो रहने दीजिए, आप सभी के बारे में जानेंगे तब तो कम और अधिक। हमने कहीं ये लिख दिया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और कहीं पर ऑप्शन नहीं देगा, ये 3 देगा कोई और देगा, उसमें कम किस में खर्चा होता है उसको बारी बारी समझे, किस में ज़्यादा किस में कम। ये हम आपको श्रेणी वाइज समझा देंगे, बढ़ते क्रम से घटते क्रम में समझा देंगे, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं भी किसी तरीके से पूछे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चले अरे गैस इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक, थर्मल इलेक्ट्रिक। आप समझिए, आप पहले ऊपर से ही समझते हैं। गैस मतलब गैस लगेगा, गैस का पैसा लगेगा, हमेशा गैस खत्म हो जाएगा, फिर आप गैस के लिए पैसा लगाएंगे। गैस इलेक्ट्रिक में आपको सावधानी भी अधिक रखना पड़ेगा, तो उसका मेंटेनेंस भी क्या होगा, अधिक होगा। ये डीजल इलेक्ट्रिक गैस इलेक्ट्रिक से कम होगा, लेकिन ये खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये थर्मल इलेक्ट्रिक मतलब ये तापमान टेम्परेचर वाला, इसमें थर्मल इलेक्ट्रिक पावर में तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। क्यों होता है? इसमें कोयले की आवश्यकता होती है। किसका? कोयला। देखिए कोयला का यूज होता है, और कोयला लाने के लिए आपको मालगाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगेगा, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो लगेगा, और जो रखेंगे रखने के लिए स्टोरेज चाहिए, वो तो पानी को भी चाहिए, लेकिन कहेंगे सर ये तो पानी वाला को भी चाहिए, लेकिन वो जो खराब होगा यानी कि यूज होने के बाद उसका राख निकलता है, एस बोलते हैं उसको, तो उसको भी आपको फिर से क्या करना है, हटाना है, दूसरे जगह पर रखना है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे उसका डीजल में डीजल खर्चा होगा। लेकिन एक हाइड्रो होता है, ये जल हाइड्रो वाला में क्या है, आपको दिखाते हैं कि हाइड्रो में कुछ नहीं, एक डैम बनाना है। एक डैम बना करके आप देखिए, ये आपको फिगर के माध्यम से हम समझा देते हैं। देखिए ये है एक डैम, ये एक डैम बना दिया, और पानी को इसके पीछे क्या किया, जमा कर दिया। कलर चेंज करके आपको बताते हैं। ये पानी को इधर जमा कर दिया, और ये पानी क्या हुआ, यहाँ पर क्या करता है, एक पेन स्टॉक लगाता है। ये पेन स्टॉक लगा करके यहाँ से पानी को नीचे गिराता है, और ये पानी की जो बहाव है, धारा है, उस धारे के बीच में टरबाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टरबाइन दिख रहा है, टरबाइन लगा देते हैं। ये टरबाइन जब घूमता है, इसी से इसके शाफ्ट पे ऐसा कपलिंग करके एक अल्टरनेटर लगा दिया जाता है। क्या? एक अल्टरनेटर लगा होता है जो उसके शाफ्ट को घुमाता है और बिजली पैदा करता है, और आपको बिजली मिलती है। ये सबसे आसान है इसमें ईंधन के लिए। एक बार बनाते समय जितने पैसा का खर्चा हो गया, उसके बाद आपको फिर दोबारा मेंटेनेंस भी अधिक नहीं लगता। सिर्फ पानी आते आना चाहिए, और इसमें गंदगी जमना नहीं चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। ये ज़्यादा खर्चा नहीं करता है। ये आपको बेसिक ये जो स्ट्रक्चर है, एक फोटो आपको विजिट साइट जो हाइड्रो पावर प्लांट का एक साइट है जो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये नदी है, इन नदियों में पानी जमा है। यहाँ पर क्या किया, एक डैम बना दिया, बांध दिया, पानी को घेर दिया, उसके लेवल को ऊपर कर दिया, और इसके बीच में पानी गिरने वाला ये देखिए, और इसके नीचे जो पानी गिरता है, यहाँ पर ये मशीन फिट होता है, सारा जनयंत्र फिट होता है, अल्टरनेटर लगा होता है, यहाँ से बिजली मिलती है और आपको आपके घर तक जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे सस्ता कौन है? सबसे सस्ता हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए आपको ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ा, कोई टेंशन भी नहीं हुआ। तो देखिए गैस सबसे सस्ता क्या है मैं बता दूं, पहले हम देते सबसे सस्ता, कम नंबर से ऊपर तक से सबसे कम सस्ता हाइड्रो, उसके बाद डीजल, उसके बाद गैस, उसके बाद ये चौथा नंबर में थर्मल। समझ गए? तो ये नंबर के बाद से बढ़ते हुए क्रम में यहाँ खर्चा कम, नंबर कम, इस हिसाब से आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूरी देख लिए। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 300 वोल्टेज पैमाने की रेंज में वोल्टमीटर का पाठ्यांक रीडिंग 40 वोल्ट है। तो ये रीडिंग 300 वोल्ट है, लेकिन वोल्टमीटर छोटा है, उसमें क्या क्या रेंज थे, रेशियो सेट कर दिया कि अगर 300 वोल्ट दिखाएगा तो आपका मीटर जो है वो दिखाएगा ऐसे। एक मीटर समझिए, हम थोड़ा सा बना देते हैं, ये स्केल है और स्केल पर ये एक पॉइंटर होता है। अभी हमने इससे पहले भी दिखाया, एक पॉइंटर होता है, उसमें 10, 20, 30, 40 और समथिंग इधर जाने दीजिए। कह रहा है कि अगर 300 बताता है वोल्टेज जो रेंज है, तो आपका मीटर बताएगा 40 मतलब समझ लीजिए कि 300 है। तो आगे पढ़िए, कह रहा है कि 30 वोल्ट का रेंज है, तो वोल्टेज पाठ्यांक कितना गणना करेगा भाई। 300 है तो 40, छोटा सा भी रेशियो आप समझ ही गएंगे, 300 है तो 40 वोल्ट, तो भाई 30 कह रहा है तो कितना होगा, ये तो आप भी जानते हैं 4 वोल्ट होगा। समझ गए, जब 4 पे होगा तो आप समझ लेंगे कि पूरा वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं अगला देखते हैं। ये इसको मिटा देते हैं, क्लियर हो जाएगा बोर्ड। चलिए ये क्वेश्चंस कह रहा है कि एक नियॉन संकेत ट्यूब अधिकतम लंबाई कितनी होती है। यानी नियॉन ट्यूब की जो एडवर्टाइज विज्ञापन के लिए होटलों में आप देखते हैं, बड़े बड़े अक्षर में, डिजाइन में, डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको दूर से दिख जाता है। आशियाना होटल जो भी नाम है वो समझिए, होटल राजा, जितना भी वो जो लिखा होता है ना एडवर्टाइज के लिए, वो नियॉन ट्यूब आजकल यूज़ करता है लोग। तो उसमें लिख करके, जैसे आपको हम दिखा दें कि ये देखिए, ये कलर दिख रहे हैं आप, ये एक ही पाइप है, देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे रखा हुआ है, इसे कटिंग दिखाए हैं आपको। इसी को जैसे आपको लिखना है रैन बसेरा, तो रैन लिखना है ऐसे, तो मान लीजिए इसको क्या करता है, ये सेट रहता है, तो इसके ऊपर ये पाइप घुमा दिया रहता है, ये वाला पाइप ऐसे करके रख देता है, फिर 2 पाइप इसके ऊपर जब नहीं दिखता है, मान लीजिए इसके लिए इसके आप कहीं साथ पूरा लगा देगा तो पूरा दिखेगा, तो पूरा दिखेगा भाई, लाइन के लिए भी एक पाइप लगा दिया। तो ये जो लिखाएगा तो इसी पाइप को मोड़ करके वो दिखाता है, और इसका जो क्या कहते हैं, ये विकिरण है, ये बहुत दूर तक जाता है और किसी भी चीज़ को दूर से दिखाई देता है। ये नियॉन विज्ञापन के लिए हमेशा यूज होता है। जैसे बात बता दूं मैं, देखिए ये होटल है, ये होटल में जितना स्टार स्टेट लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है स्टेट दिख पा रहा है, तो ये जितने भी चीज़ लिखा हुआ, मान लीजिए डिफरेंट कलर का लिखा हुआ है, ये देखिए ये कलर यहाँ दिया हुआ है, ये ऐसा सजावट दिया हुआ है, ये देखिए ये जो ग्रीन लाइन दिया हुआ है, ये ट्यूब लाइट, यही ट्यूब है जो देखिए सब डिफरेंट कलर का होता है। अभी ये कलर का लगाया है यहाँ पर, और रेड कलर के लिए रेड वाला लगाएगा, तो ये डिफरेंट कलर का होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सेट कर देते हैं। ये है आपका नियॉन ट्यूब, लेकिन कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है, तो ध्यान देंगे इसकी मैक्सिमम लंबाई होती है 5 मीटर। मिनिमम कुछ भी हो, लेकिन एक कट के लिए मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, वो होती है 5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 है, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 4 पोल वाला अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी आपको पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और दिया 1500 आरपीएम, यानी ये एन दे दिया है, एन बराबर 1500 फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, और पी यानी पोल बराबर दे दिया है कितना, पी दिया है 4। सारा डाटा आप हमेशा याद रखेंगे कि क्या गिवन डाटा है, उसको याद रखिए और उसके बाद फॉर्मूला याद रखिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं फिर से, अभी इसका देखते हैं क्या आंसर होता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पोल और दिया हुआ है आरपीएम और
निकालना है आपको फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है ये निकालना है, लिखिए। तो ये फॉर्मूला है, आपको इससे पहले भी लिखाए थे, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अप ऑन पोल। अब जो जो दिया हुआ है इसमें रख दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा। एन के जगह पे 1500, 120 तो फार्मूला का वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 50 और निकालना है आपको क्या, सॉरी फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही है, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी लिख देंगे एफ और पोल की जगह पे 4। देखिए ये कैलकुलेशन करिए, ये कट गया, ये आपको आएगा इतना, सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपको 4 तिया 12, 3 5 15, 0 का 0, यानी फ्रीक्वेंसी जो निकला वो 50 और फ्रीक्वेंसी का इकाई होता है HZ। ये देखिए समझ में आ गया। ये आपको इससे पहले भी फॉर्मूला बता गए, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए आप, बहुत ही आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ लिए। चले ये आंसर आपका 50 आ गया था, ये 50 दिया हुआ है। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हैं। तो पहले आप संतुलित और असंतुलित दो, यानी संतुलित और असंतुलित भार क्या होता है इसको समझते हैं। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। ऑप्शन तो दिया हुआ आंसर, लेकिन समझिए क्या कह रहा है। आपको बता दें, ये देखिए एक स्टार, जैसे आप ट्रांसफार्मर के बाद अपने घर में क्या लेते हैं, लोड लेते हैं। लोड लेते हैं तो क्या लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, कोई कोई लोग मोटर लगाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो लोड है, देखिए 3 यहाँ पर आर, यहाँ पर आर वाई बी 3 फेज जो आपको मिलता है ट्रांसफार्मर के बाद। तो आप इन्होंने क्या किया, कोई यहाँ पर एक चीज नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये आपको न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल में आपको यहाँ देते हैं, न्यूट्रल ब्लैक से दे देते हैं, थोड़ा ब्लैक करके इसमें एन लिख देते हैं, ये न्यूट्रल है, डबल एन खींच दिए। तो क्या किया, एक आदमी अपने घर में यहाँ पर क्या किया, पंखा लगा दिया फेज न्यूट्रल के बीच में। दूसरा आदमी न्यूट्रल और इसके बीच में क्या कर दिया, मोटर लगा दिया, क्या मोटर लगा दिया। तीसरा आदमी ये एक फेज ले लिया और न्यूट्रल ले लिया, जो उसके घर में मिल रहा था, उसके बीच में एक कैपेसिटिव लोड यानी क्या किया, लगा दिया कैपेसिटिव लोड। पंखा लगा दिया, मोटर लगा दिया, एक कैपेसिटी, मतलब अलग अलग लोड लगा दिया। तो ये सभी अलग अलग लोड लगाए तो ये होगा असंतुलित, मतलब कोई संतुलन नहीं है। ठीक है, संतुलित के मामला में क्या है, इसको हम हटा दें तो आपको समझाएं कि संतुलित का मतलब ये हुआ कि तीनों में सब एक ही प्रकार के लोड लगाए। इन्होंने क्या किया, फिर से मैं न्यूट्रल एक दे देते हैं, यहाँ पर लीजिए न्यूट्रल एन। सभी लोग क्या किया, आप पंखा लगा दिया, एफ फैन लगा दिया, एक ही प्रकार का लोड लगाया ना, तो इसलिए क्या हुआ, सभी में समान लोड है, तो इसका लोड क्या संतुलित होगा। वो हम लोग पढ़ते हैं पावर फैक्टर के थ्रू पढ़ते हैं कि वोल्टेज और करंट के डिस्प्लेसमेंट में आगे पीछे में लीडिंग लैगिंग होती है, उस पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन हम लोग आसानी समझने के लिए आपको बता रहे हैं। जब ये सभी में लोड अलग अलग है तो आप, सॉरी यहाँ समान है, सब में पंखा लगा है, सभी में अगर पंखा लगा हुआ है तो क्या करेंगे, लोड समान है तो मान लीजिए इसका जो वाट मीटर, ये वाट मीटर है, ये आपको सीसी पीसी लगा हुआ है, ये क्या है, सीसी मतलब करंट कॉइल, सीसी पीसी का मतलब यहाँ पर क्या है, सीसी मतलब करंट कॉइल और पीसी मतलब यहाँ होता है, पीसी लगा होता है जो पैरेलल में लगा होता है, इसका होता है पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, तो यहाँ सीसी पीसी मतलब 1 वाट मीटर अगर लगाएं, समान लोड है, तो आप इसका पावर निकालने के लिए टोटल पावर इस
पूरे आपको लोड में, ट्रांसफार्मर में कितना लोड लगा है इसके पावर निकालने के लिए किसी एक का पावर निकाल लेंगे तो उसको क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे, यानी 1 मीटर का लगा लेंगे, 3 से गुना कर लेंगे तो टोटल पावर आपको निकल जाएगी। ये संतुलित लोड के लिए है। असंतुलित लोड में क्या करना है, ये असंतुलित लोड के लिए ये फिगर ही काफ़ी है आपके लिए, ये समझ जाइएगा। ये देखिए असंतुलित लोड के लिए हमेशा 2 वाट मीटर का यूज करते हैं। अभी असंतुलित के लिए हमने 1 वाट मीटर लगाया, तीनों मैंने एक का शक्ति निकाल लिए, तीनों में गुना कर दिए, तीनों का निकल गया। लेकिन असंतुलित और संतुलित दोनों लोड है, ये दोनों संतुलित है और तीसरा में एक दूसरा आदमी लगा दिया कुछ और, तो 2 वाट मीटर विधि यूज करेंगे किसके लिए, जब संतुलित और असंतुलित दोनों रहे। ठीक है, जब यहां पर मैं सीधा सीधा लिख दूं संतुलित के लिए 1 वाट मीटर, 1 वाट मीटर, और जब असंतुलित रहे, असंतुलित रहे तो 2 वाट मीटर, और असंतुलित और ये दोनों रहे, संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का अगर रहे तो उसके लिए 3 वाट मीटर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए सारा चीज आपको दिया हुआ है। ऑप्शन में कह रहा है कि संतुलित और असंतुलित दोनों है तो उसके लिए 2 वाट मेथड को यूज करेंगे। ओके, चलिए आगे, पूरा एनालिसिस के साथ हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। आप नहीं भी पढ़े हैं कहीं तो इस क्वेश्चन को हमेशा याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान क्या होगा। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट, ट्रांसफार्मर में अगर लोड नहीं लगा हुआ है, प्राइमरी में आपको सप्लाई आ रही है और सेकेंडरी में आपने कुछ लोड नहीं लगाया, फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है का सिंबल है, इसमें देखिए ये है प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये इधर आपको लोड लगा हुआ है, सप्लाई आया है, लेकिन इधर आपका कोई बल्ब नहीं लगा हुआ है। ये देख रहे इधर कोई बल्ब, लोड, पंखा नहीं लगा है, तो पर भी क्या कर रहा है कि कितने परसेंटेज पावर में करंट जाएगा, नो लोड पावर की बात करेगा तो ये 2 से 5% फिक्स, 2 से 5%, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर दें तब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है कि पोनी मोटर का प्रयोग करना डैश के लिए स्टार्टिंग विधि है। एक पोनी मोटर एक छोटा सा मोटर होता है। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कहाँ यूज होता है। ये देख रहे ये एक मोटर है, कौन, सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर। इसके ऊपर में छोटा सा आप मोटर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इसके ऊपर में छोटा सा बचवा मोटर रखा हुआ है, ये वाला और ये वाला, इसके शाफ्ट से इसके शाफ्ट जुड़ा हुआ। क्यों जुड़ा हुआ, इसको बेसिक से पढ़ना पड़ता है। ये क्या है कि सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक मोटर जो होता है ना, वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। क्या सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब, सिंक्रोनस से समझिए, इसके रोटर में क्या होता है, अगर 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसकी स्पीड आपको इस फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो हम लोग यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इसमें जो रोटर घूमता है वह इस फ्रीक्वेंसी से पीछे रहता है इसका रोटर। तो क्या करता है, पहले इस मोटर को लगा करके इसके स्पीड को बढ़ाया जाता है और तब सप्लाई दिया जाता है। तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, इसके स्पीड के बराबर इसका भी स्पीड हो जाए, जितना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है उतना इस मोटर के रोटर का स्पीड हो जाए, तो ये मोटर कहलाएगा सिंक्रोनस मोटर। तो इसके स्पीड के लिए बाहर से मोटर की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं पोनी मोटर, छोटा मोटर। तो याद रखिए कौन मोटर में लगाए, सिंक्रोनस मोटर में। ऑप्शन के माध्यम से ये सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर सीरीज मोटर होता है, इसमें सीधा लाइन दीजिए। ये प्रेरण मोटर है यानी इंडक्शन मोटर। कभी देखे इंडक्शन मोटर में दूसरा मोटर लगा हुआ है, नहीं। आप सिंगल मोटर अपने घर में लगाते हैं, दूसरा मोटर लगाते हैं क्या, नहीं। आप अपने आटा चक्की मिल में यूज करते कोई मोटर लगाते हुए देखे हैं, नहीं देखे। तो ये सिर्फ यूज करते हैं किसके लिए, तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर इसका नाम है। 2 नाम है, सिंक्रोनस भी इसी का नाम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंक्रोनस।
आपको लिख भी सकते हैं आप और नोट्स भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन यानी न्यूक्लियर पावर में आप किस चीज़ का यूज करते हैं ईंधन के रूप में। आप हाइड्रो में पानी का यूज किए, उसमें कोई मशीन लगाना ही नहीं, ईंधन के रूप में आप पानी ले लिए, गैस इलेक्ट्रिक में गैस ले लिए, और डीजल वाला में आप डीजल डाल दिए, मशीन में डीजल मारे, स्टार्ट किए, डायनेमो लगाए, आपका बिजली मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये जो परमाणु बिजली संयंत्र है ना, उत्पादन केंद्र, जहाँ से बिजली आप, ये सबसे ज़्यादा आजकल हम लोगों को चला है। अब धीरे धीरे अब सोलर प्लेट का यूज़ करने लगा लोग, सोलर पावर प्लांट भी लगने लगा। लेकिन इससे पहले अभी भी सबसे ज़्यादा बिजली अगर देती है धरती पर तो ये अभी परमाणु बिजली उत्पादन देती है। इसका शक्ति और ऊर्जा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसको बनाना, इसका जो इंस्टॉलेशन है, प्रारंभिक खर्च है वो अधिक लगता है। पहले इसको बनाने में इतना भारी लगता है कि वो सब जगह नहीं बन सकता है, इसके लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। तो समझ गए। उसमें अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें यूज किया जाता है यूरेनियम। क्या? यूरेनियम और थोरियम, दो चीज़ें यूज आती हैं। ये ईंधन ऐसा है कि आप अगर 100 किलो इसका खपत होगा ना, तो ये जो उसके बाद रिजल्टेंट जैसे कोयला खपत करने के बाद आपको राख मिलता है। लेकिन इसमें एक खासियत है, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जब 100 किलो आप यूज करेंगे ना इसका ईंधन यूरेनियम, तो यूरेनियम आपको जो राख के रूप में देगा वह 120 किलो यूरेनियम ही देगा। याद रखिए, पढ़िए, आप जानिए इसके बारे में। आपके पास ढेर सारा सोशल साइट है, आप जाके देख सकते हैं। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि लॉस होना चाहिए, ये बेनिफिट देता है ईंधन के मामले में। कितना? 100 किलो यूज किए तो कितना मिला? 120 किलो, यानी 20 किलो एक्स्ट्रा करके आपको दे देता है। ये कैसा ईंधन है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टर्बो यानी उच्च प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर बोलते हैं इसको, अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? तभी अल्टरनेटर में रोटर कितने प्रकार के थे वो आपको जान लीजिए। जैसे हम बता देंगे ना आपको, आप इसका ऑप्शन अभी मान लीजिए आप याद कर लिया, लिखा हुआ बेलनाकार पोल प्रकार के, सिलिंड्रिकल पोल, आप देखे नहीं है, जाने नहीं है। अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसके लिए ये बड़ी टफ की बात है भाई, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको थोड़ा बता देते हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं आप इस आंसर को सही मान लीजिए, उससे संतुष्ट हो जाइएगा। चले देखिए, आपको हम बता देते हैं कि 2 प्रकार का रोटर यूज होता है इसमें। किसमें? अल्टरनेटर में। जो विद्युत उत्पादन में अल्टरनेटर लगाते हैं उसमें 2 प्रकार का अल्टरनेटर होता है। एक होता है, पहला देखिए, एक होता है सिलिंड्रिकल रोटर, सिलिंड्रिकल रोटर, दूसरा होता है सेलिएंट पोल रोटर। सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेलन जैसे नहीं दिख रहा है आपको, इसका क्या है? लंबाई अधिक है, एल लेंथ अधिक है, और इसका जो डायामीटर है ना, ये बार बार क्वेश्चन में पूछता है, ऐसा कौन सा रोटर है जिसका व्यास कम और लेंथ अधिक? ऐसा, या तो दूसरा ये भी पूछेगा कि इसका व्यास अधिक और किसका लंबाई कम। नाम याद रखेगा तो अच्छे से बता देता हूं मैं। ये जो बेलनाकार होता है उसकी लंबाई अधिक होती है और डायामीटर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। और ये देखिए, ये आपका है सेलिएंट पोल, पहला सेलिएंट, दूसरा सिलिंड्रिकल। अब देखिए इसमें कितना बड़ा, ये हवा भी इसमें विरोध डालेगा, घर्षण तो डालेगा ही डालेगा, लेकिन ये छोटा सा है, इसको अगर घुमाया जाए ये अधिक स्पीड घूमेगा। तो लिखा हुआ भी उच्च गति के लिए, तो उच्च गति के लिए बेलनाकार यूज करते हैं, और कम गति के लिए कौन सा आपको यूज करते हैं? ये सेलिएंट यूज करते हैं। तो सेलिएंट पोल, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ये गलत है, डबल के जो गलत ही है। सेलिएंट पोल कम गति के लिए है। ये स्लिप रिंग, तो ये स्लिप रिंग रोटर उसमें अल्टरनेटर में नहीं, मोटर में यूज करते हैं। ये बेलनाकार अधिक गति के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन का सही ऑप्शन आपका आंसर होगा ये बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर। समझ गए? चले अब आइए
अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये है अगला क्वेश्चन, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। देखिए इसमें ढेर सारा लिखा हुआ है, ये उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज, निम्न वोल्टेज और मध्यम वोल्टेज, वो सारा चीज लिखा हुआ है। ये ऑप्शन में उच्च वोल्टेज दिया है। तो ये जो सीमा है ना, ये सीमा तय किया जाता है कि कितना वोल्टेज के लिए कौन सी सीमा को क्या नाम देते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आप पहले बचपना में पढ़ते हैं तो 5वीं तक पढ़ते हैं तो उसे प्राइमरी बोलते हैं, और अगर 5वीं से आगे चले जाते हैं तो आप बोलते हैं उसको क्या, मिडिल बोलते हैं। अब मिडिल से आगे चले जाते हैं तो हाई स्कूल बोलते हैं। तो लिमिट है ना, प्राइमरी में 5वीं तक और मिडिल में 8वीं तक, हाई स्कूल में 10वीं के बाद, यानी 8वीं से 10वीं चले गए। तो इसी तरह यहाँ भी वोल्टेज ग्रेडिंग का यूज होता है कि हम कौन सा कितना यूज करते हैं तो उसको कौन सा सीमा तय करते हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा देते हैं, उसको ध्यान दीजिए, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए हम आपको लिखा रहे हैं कि ये 250 0 से 250 जो आपको घर में यूज होता है 240 लिखते हैं, 250 रेंजिंग तय की गई, सीमा तय की गई है। तो वो क्या है, इसको बोलते हैं निम्न वोल्टेज, यानी लो वोल्टेज बोलते हैं, निम्न वोल्टेज। और उसके बाद जब 250 वोल्टेज से 650 वोल्टेज तक, ये होता है मीडियम वोल्टेज, यानी मध्यम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज। और 650 से आपको 33 kV, यानी ये 33,000 वोल्ट, इसको बोलते हैं उच्च वोल्टेज, यानी हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज। ध्यान दीजिए। और 33 kV यानी 33,000 वोल्ट से ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं अति उच्च, यानी उच्च से भी अधिक, अति उच्च वोल्टेज। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यानी EHT बोलते हैं इसको, EHT यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, इसका पूरा नाम आप पूछता है कभी कभी, EHT मतलब क्या होता है। देखिए ये सभी रेंज हमने आपको लिखाया, इसमें से आप देख लीजिए क्वेश्चन का रेंज क्या है। क्वेश्चन का रेंज है 650 से 33,000, तो आपका 650 से 33,000 किस में है, ये देखिए लिखा हुआ है उच्च वोल्टेज। तो 650 से 33 जो होता है 1000 वोल्टेज, ये होता है उच्च वोल्टेज। ठीक है, अति उच्च के लिए भी हमने लिख दिया, निम्न वोल्टेज के लिए भी हमने लिख दिया, और मध्यम वोल्टेज के लिए लिख दिया। ये सारे के सारे ऑप्शन आप देख लीजिए और आपका जो आंसर है वो कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि आपको सारा डाटा मैं आपके ऊपर दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन है गीजर का थर्मोस्टेट परिसर। गीजर जो आपके घर में लगा होता है उसका थर्मोस्टेट परिसर मतलब थर्मोस्टेट एक स्विच होता है, उसकी सीमा कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक उसको रेंज को चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आपको पानी गर्म चाहिए 34 डिग्री का, तो 34 डिग्री पर उसके तापमान को सेट कर दीजिए, तो 34 डिग्री तक आपको बिजली मिलेगी, यानी गर्म पानी मिलेगी 34 डिग्री की गर्म। ठीक है, जैसे ही 35 डिग्री गर्म होना शुरू हो जाएगा वो स्विच क्या करेगा, गीजर के लाइन को काट देगा। तो गीजर के लाइन को क्या करता है, वो काट देता है। ये थर्मोस्टेट स्विच है, ये लगा होता है किसमें, ये देखिए ये गीजर आपके सामने गीजर का पिक्चर है, ये देखिए ये गीजर है, ये आपको फिट लगा, ये लगा हुआ फिट किया हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, देखिए ये जो स्विच है ना ये इसमें लगा होता है, और यहाँ देखिए ये सपोर्टिंग यहाँ किया हुआ है। तो ये जो गीजर होता है, जैसे आप 35 डिग्री सी पर पानी गर्म करना, 35 डिग्री सी पर, तो 35 डिग्री पर इसको फिट कर दीजिए। ये जो देख रहे हैं सेट करने वाला है टेम्परेचर सेट करने के लिए, तो 35 पर सेट कर दीजिए। जैसे ये 36 होगा तो ये क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका रेंजिंग, ये यूज करने के लिए इसका रेंजिंग होता है इसमें 32 से 88 डिग्री सी। हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है इसको, हमने आपको फिगर के साथ बताया ताकि आपका स्मरण रहे कि इसका कितना होता है। फिगर देख करके इसका गीजर कहाँ लगता है, आपको पता है बाथरूम या गर्म पानी जहाँ यूज कर सकते हैं
वहाँ पर, और स्विच कहाँ लगता है उसमें वो भी हमने आपको दिखाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच जुड़ा होता है। कहाँ जुड़ा होता है? ये आपको एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हम समझा देते हैं थोड़ा सा, वहाँ से ऑप्शन में चले आएंगे तो आपको अच्छी से आसानी होगा। ठीक है, ये देखिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ये सिंबल है, ये है आपका रोटर। क्या है? रोटर है, ये आपका रोटर है और ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है, SW स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये है RW मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं, इसको रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा हुआ है। इसका क्या होता है, अगर आपका मोटर 75% से स्पीड पकड़ लेगा तो ये स्विच जो सेंट्रीफ्यूगल लगा हुआ है वो खुल जाएगा और काम करेगा सिर्फ और सिर्फ कौन? मेन वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग आपको काम करेगा और मोटर चलता हुआ रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच 75% स्पीड पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ? स्टार्टिंग के सीरीज में। देखिए कह रहा है स्टार्टिंग वायरिंग के समांतर में, ये तो लगा ही नहीं हुआ भाई। रनिंग वाइंडिंग के समांतर में, रनिंग वाइंडिंग यहाँ है, इसके समांतर में यहाँ तो लगा नहीं हुआ है, ये गलत बात है। ये ऑप्शन फिर देखिए चौथा गलत है, रनिंग वाइंडिंग के श्रृंखला में। देखिए रनिंग वाइंडिंग के श्रृंखला में, तो रनिंग वाइंडिंग कहाँ है? मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग यहाँ, तो इसके श्रृंखला में लगा हुआ है। क्या इधर रखना चाहिए या तो इधर रखना चाहिए? यहाँ तो लगा हुआ नहीं है, लगा हुआ है यहाँ, तो ये आपका होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रृंखला में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ये आप क्या करेंगे? सही लिखेंगे। समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन को सारे एनालिसिस ऑप्शन के साथ करते हैं तो मजा आता है समझने में, और आपको सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन का मतलब भी समझ में आ जाता है और आपको याद रखने में भी क्या होती है? आसानी होती है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है? मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, परीक्षण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? आपको पता है तो आंसर तुरंत मार दीजिए। पढ़े हैं तो तुरंत आंसर मारिए, नहीं पढ़े हैं तो हम समझा देते हैं, थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं। लेकिन पढ़िए, ये इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट का सवाल है, ये बार बार पूछता है इस तरह के। ये देखिए एक वाट मीटर, सभी मीटर के बारे में पढ़ना है ना, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा क्या है। देखिए एक होता है वाट मीटर। वाट मीटर का काम है वाट मेजर करना, यानी VI। ये प्रतिरोध यानी R नहीं चेक कर रहा। ये देखिए टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होता है? टेकोमीटर आप मशीन के शाफ्ट पर लगाकर वो मशीन कितनी स्पीड से नाच रहा है, वो उसका जो मशीन का चक्की होता है शाफ्ट पर लगा करके उसकी स्पीड आप पता कर सकते हैं। मोटर का, अल्टरनेटर का और ये सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। एक मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर प्रतिरोध चेक करता है, लेकिन यह अधिकतम मतलब हाई रेजिस्टेंस नहीं चेक करता है, मतलब उच्च प्रतिरोध का प्रतिरोधकता नहीं ज्ञात करता है। वो कम 1000 ओम, 2000, 5000, 10,000 तक मार सकता है। लेकिन इंसुलेशन में जो होता है वो 10,000 ओम से ज़्यादा होता है, लगभग अधिक प्रतिरोध होता है। तो अधिक प्रतिरोध के लिए किसका यूज करते हैं? मैगर का। ध्यान में रखिए, जानकारी के लिए एक चीज़ आप याद रखिए कि मैगर कभी यूज करता है तो 10 किलो ओम यानी 10,000 ओम से अधिक का जब प्रतिरोध होगा, 10,000, आपको फ्रेश से लिख दूं मैं, 10,000 यानी 10 किलो ओम, 10,000 से अधिक 10,000 से अधिक ओम जब भी रहेगा तब मेगर का यूज करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेगर का आपको फिगर यहाँ आया था, फिगर में दिखा दूँ, ये मेगर है। मेगर में एक हैंडल होता है, 120, 140, 160 के स्पीड पर घुमाते हैं तो 600 तक इसकी वोल्टेज सीमा होती है, पैदा करता है। और ये DC जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? DC जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले बोर्ड क्लीन करें। ठीक है, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रंग कोडित प्रतिरोधक
पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता यानी टॉलरेंस कितना होगा। कार्बन कलर कोड का जो प्रतिरोध होता है उसमें सोने की कलर की सहनशीलता कितनी होती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको आगे। इसका ऑप्शन से पहले ये है आपका, थोड़ा देखिए, ये कलर कोड का कोडिंग है। आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं वो समझिए। ये कलर कोडिंग है। इससे पहले एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, इससे समझाने से पहले, कि ये फिगर देखिए, ये कलर कोड है, ये कलर कोडिंग का रेजिस्टेंस है। इसमें सब अलग अलग कलर दिया हुआ है। तो सभी कलर में एक पहला बेंड होता है, दूसरा बेंड होता है, तीसरा और लास्ट बेंड होता है। तो पहला बेंड क्या होता है, यहाँ सब में क्या है, वैल्यू है, और ये वैल्यू है ये वाला, और ये इसका मल्टीप्लायर है, और ये टॉलरेंस है। और कैसे सेट करते हैं इसको, देखिए पहला, अगर ये 1 2 3 4 है ना, 4 कलर है, तो पहला डिजिट होता है, क्या होता है, डिजिट, और दूसरा भी क्या होता है, डिजिट। अभी डिजिट क्या होता है, और तीसरा होता है मल्टीप्लायर यानी गुणनफल, मल्टीप्लायर। और ये लास्ट वाला बेंड जो होता है वो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस सहनशीलता। तो डिजिट मतलब क्या है, मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 0 0 लिखा हुआ है कह रहा है, और इसका वैल्यू अलग है, तीनों का अलग अलग वैल्यू है। तो आप मान लीजिए 5 है, 6 है, और ये क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, और ये इसका छोड़ देते हैं पहले। तो 5 ये डिजिट है ना, तो 5, ये 6 है तो 6, और ये जो कह रहा है ना 2 बेंड, तीसरा बेंड क्या होता है, गुणनफल होता है। पहला वैल्यू, दूसरा मल्टीप्लायर, तीसरा टॉलरेंस। मतलब 2 डिजिट में और तीसरा उसके मल्टीप्लायर में कितना, 3 है। ये कलर कौन है, मान लीजिए ये कलर ये आपको ये कलर से मिलता है, ऑरेंज कलर से, तो ऑरेंज कलर का जो होता है ये मल्टीप्लायर कितना होता है, 10 गुना 3, तो 10 गुना 10 पावर 3, सॉरी 10 पावर 3। और टॉलरेंस को प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, किससे, प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। ये कलर कौन सा है, ये टॉलरेंस में मान लीजिए ये गोल्ड कलर है, गोल्ड है, ही गोल्ड कलर है, तो गोल्ड देखिए आप प्लस माइनस 5% आपको लिखा हुआ भी है। और गोल्ड कलर का जो सहनशीलता है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ है गोल्ड, ये कलर भी किया हुआ है, और इसका सहनशीलता है प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस 5%। देखिए यहाँ आपको गोल्ड के लिए पूछा, ये जो 20 है वो नो कलर के लिए है, नो कलर, कोई कलर अगर नहीं होगा तो प्लस माइनस 20%, देखिए यहाँ पर लिखा होगा। और ये प्लस सीधा टॉलरेंस तो प्लस माइनस में होता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा आगे प्लस माइनस 10%, ये किसका है, सिल्वर का है, देख लीजिए प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10% ये आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और प्लस माइनस 10% किसका है, सिल्वर का, यानी चांदी का, समझ रहे हैं। और 5% सोने का पूछा है, सोने का आंसर हम दे दिए, सोने का। चलिए तो गोल्ड का, तो गोल्ड क्या हुआ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर क्या है, ये देखिए, कह रहा है कि जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। यानी समझिए लोहे का क्षय यानी आयरन लॉस, कॉपर का क्षय यानी तांबे का क्षय मतलब कॉपर लॉस। तो ये आयरन लॉस कहाँ होता है, आयरन लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। किस में होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये कोर है, इसमें होता है आयरन लॉस, आयरन लॉस। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग देख रहे हैं आप, ये जो वाइंडिंग देख रहे हैं ना आप, इसमें जब करंट जाती है तो कॉपर लॉस यानी हीट के रूप में होता है। ये किसके रूप में, हीट के रूप में। तो आपको मैं बता दूं कि हीट के रूप में होगा तो I²R के रूप में होगा। ठीक है, आयरन लॉस भी उसी होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। आयरन लॉस बहुत कम होता है इसके तुलना में, कॉपर लॉस के तुलना में। तो जब आयरन लॉस इतना कम होता है कि अगर कॉपर लॉस के बराबर हो जाए तो वो कहता है कि कोई हानि ही नहीं देता है, यानी लॉस होता ही नहीं है। लगभग जितना इनपुट आपको वोल्टेज यानी ऊर्जा पावर मिला
उतना आउटपुट पावर आपको मिल जाएगा। अगर आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा तो दक्षता पूरा मिलेगा, यानी पूर्ण दक्षता मिलेगा। ठीक है, शून्य दक्षता तो छोड़ दीजिए, पूरा लॉस हो जाएगा, 1/4 लॉस हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आयरन लॉस कॉपर लॉस जब बराबर हो जाएगा तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा दक्षता मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग करते हैं। कम्यूटेटर खंड क्या होता है? कम्यूटेटर खंड यानी कम्यूटेटर सेगमेंट को भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं वहां, उसके बाद आते हैं ऑप्शन पर। आपको मैं बता रहा हूं कि ऑप्शन में आंसर है, लेकिन सभी आंसर यानी आंसर को भी समझना है क्यों सही है, जो नहीं सही है वो क्यों नहीं सही है, वो भी हम लोग समझेंगे। देखिए, ये है आपको कम्यूटेटर दिख रहा है फिगर में, ये कम्यूटेटर है जो हटाया गया है मशीन से, यानी आपको इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये कहाँ से लाएंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये आइए देखिए, इधर एक फिगर है, ये देख रहे हैं, ये आर्मेचर है जो जनरेटर या मोटर से बाहर निकालते हैं, उसके आगे ये लगा होता है। ये देख रहे हैं, ये पोर्शन, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर को बाहर निकाल के फिगर को बड़ा करके हम समझाते हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट कहाँ होता है। ये जो देख रहे हैं 2 खंड है ना, इसके बीच में देख रहे हैं मटमैला मिट्टी का कलर का रखा हुआ है, सब है, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए इसमें ये देखिए इसमें दिख रहा है। तो 2 कंडक्टर के बीच में जो तार होता है, आपको बिजली मिलती है। अगर दोनों सट जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या होगा, आपको बिजली नहीं मिलेगी। और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसका जो वाइंडिंग किया हुआ यहाँ वो क्या होगा, हीट होगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों को इंसुलेट करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए, ये दोनों शॉर्ट नहीं करे, इसलिए इसमें यूज होता है माइका। किसका? माइका यानी अभ्रक का। किसका? अभ्रक इंसुलेशन, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। ये वार्निश का मान लीजिए, ये इतना स्पीड चलने वाला है, इसमें वार्निश दे देंगे तो क्या होगा, वार्निश दे देंगे तो ये निकल जाएगा भाई। फिर अगर किसी गर्मी से ये क्या मेट करेगा तो दोनों सट जाएगा जैसे। फिर अगला देखिए कपड़ा का, कपड़ा का यूज करते हुए देखे हैं मोटर जनरेटर के सेगमेंट में, ऐसा कुछ सुने हैं? नहीं, कपड़ा का यूज यहाँ नहीं करते, सेगमेंट में नहीं करते हैं। कई वाइंडिंग को बांधने के लिए कॉटन कपड़ा का यूज करते हैं, लेकिन छोटी छोटी मोटर में करते हैं, बड़े बड़े मोटर में नहीं करते हैं। ठीक है, ये फाइबर पेपर भी नहीं करते हैं इसमें। वाइंडिंग सेट करने वाली, कम्यूटेटर नहीं, क्योंकि कम्यूटेटर पर सभी वोल्टेज आता है, सभी करंट पूरे आर्मेचर का करंट यहाँ पर कलेक्ट होता है। कम्यूटेटर पर पूरे मशीन का करंट क्या होता है, कलेक्ट होता है, वो बहुत हीट होता है, इसीलिए वो क्या होगा, आग लग जाएगा, इसीलिए वहाँ यूज नहीं करते। वहाँ इंसुलेशन यानी माइका जो सबसे अच्छा कुचालक है विद्युत का, इसीलिए यूज करते हैं इसके सेगमेंट में माइका का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, ये लिए भारत में बिजली परिचालन आवृत्ति कितनी है? अरे भारत की फ्रीक्वेंसी बिजली की समानता यूज करते हो कितनी है, ये सबको पता है, इसके लिए तो सब बहादुर ही है। ये 50 Hz यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। और ये जो अमेरिका में यूज करेंगे, अमेरिका वाले इस फ्रीक्वेंसी कितनी रखे हैं, 60 यानी 60। कौन? अमेरिका के लिए 60 Hz क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। ठीक है, आप कहेंगे क्यों, हम भी कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके देश में यानी इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन बनी हुई है वह 50 Hz की फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप 60 यूज करते हैं, आपको उत्पादन ही 50 होता है तो 60 यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन, ये सबको याद है, इस पर कोई ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एकीकृत उपकरण है? एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मतलब जो आपको, आप जब से उसको जोड़े हैं सप्लाई में, अपने घर में ऐसा मीटर लगाए हैं जो शुरू से लेकर के आज तक आपके पूरे ऊर्जा यानी पूरे क्वांटिटी की जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखे। वैसा जो इंस्ट्रूमेंट होता है
होता है इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत, यानी शुरू से यानी 1 तारीख को लगाएं और 30 तारीख को आप क्या करें उसका पूरा पूरा आपको ब्यौरा चाहिए। तो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का आप कितना वोल्टेज खत्म हुआ, कितना करंट खत्म हुआ, सबको अगर कलेक्ट करके आपको देगा तो वैसा मीटर यंत्र को उपकरण क्या कहलाता है, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कहलाता है। और सारे भी होते हैं, इंटीग्रेटेड है, रिकॉर्डिंग है, इंडिकेटिंग है, वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अलग इसमें मेजरिंग में। तो इस क्वेश्चन को बस डील करना है यहाँ पर, तो इसी के बाद हम चर्चा करेंगे। ये देखिए ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, आप अपने घर में लाइन आता है 220 तो 220 आप देख के गए 220, कोई लोड कटिंग लाइन कटा फिर आया, दूसरा आदमी देखा 210 चल रहा है, तो क्या कहे, जो आदमी जितनी बार गया वो वर्तमान में मतलब इंडिकेटिंग, मतलब जो दिख रहा है वही वैल्यू है, आगे क्या था समझ में नहीं आएगा, पीछे क्या था उसकी जानकारी वो नहीं रखता है। तो ये है इंडिकेटिंग, ठीक है, इंडिकेटिंग। ये वाट मीटर में जब लोड लगा है तब बताएगा, लोड नहीं लगाया तो नहीं बताएगा, समझ रहे। ये शक्ति मीटर एक ही बात है, ये वाट मीटर और शक्ति मीटर एक ही बात है। यहाँ पर हम एम्पियर मीटर कर सकते हैं, सेम दो हिंदी इंग्लिश में आ गए हैं, तो यहाँ आप करते हैं एमीटर रख देते हैं, क्या इसी जगह पे अमीटर ये सीरीज में लगाया जाता है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये हमेशा जब करंट जाएगा तो करंट बताएगा, नहीं जाएगा तो नहीं बताएगा। लेकिन ये जो एनर्जी मीटर है, ऊर्जा मापी यंत्र है, ये आपको जो बिजली बिल देते हैं, जो यूनिट जो आपको आता है वो आपके पूरे महीने की देता है। कितना? पूरे महीने की देता है। यानी 1 तारीख को लगाएं, 15 तारीख को या 6 महीने का भी पूरा आपने कितना बिजली खपत किया, कितना ऊर्जा आपने खर्चा किया, उसका पूरा एकत्रित करके डाटा देता है। ये देता है किसमें? KWH में। KWH यानी कि ये ऊर्जा मीटर की ऊर्जा की इकाई होती है KWH, किलो वाट घंटा। इसको क्या बोलते हैं? किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 28 नंबर, और ये आ गया आपका 29 नंबर। कह रहा है शीशा एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए के रखने के लिए डैश पानी का उपयोग करते हैं। आपका जो बैटरी है घर में, शीशा मतलब लेड एसिड आपके घर में है, मोटरसाइकिल में और ट्रक में, कार में जो यूज होता है वो शीशा संचालित बैटरी यूज होता है, उसमें कौन सा वाटर यूज करते हैं? कह रहा है ऑप्शन समझिए, सब वाटर के बारे में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कह रहा है कि स्थानीय वाटर क्या नाली से निकाल के डाल देंगे? नहीं, नाली से नहीं, स्थानीय वाटर नहीं। और दूसरा गलत आंसर क्या कर रहा है? ठंडा वाटर। अरे ठंडा दो कि गर्म दो, वो गर्म भी ले सकता है, तो ठंडा वाटर से कोई मतलब नहीं है, वो उसका पर्सनल वाटर। ये आर मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, ये पीने के लिए पानी होता है, न कि डिस्टिल वाटर का। डिस्टिल वाटर क्यों कहते हैं? डिस्टिल वाटर जो होता है वो बनाया जाता है, उसमें कोई कण नहीं होता है। आप अगर ये सारा वाटर नाली वाला डालेंगे ना, ये नाली वाला, तो उसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रॉन के फ्लो हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। ये ठंडे पानी दीजिए, गर्म दीजिए, उसमें ढेर सारे आयरन्स होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, वो क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न करती है। लेकिन आर रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं? सिर्फ साफ करते हैं, जो मात्रा आपको कम करना वो कर लीजिए, बाकी सब रह जाती है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी नहीं करता। लेकिन डिस्टिल वाटर में क्या होता है? इसमें कोई मिनरल्स नहीं जाता है। आप बताएं सर कैसे नहीं जाता है? तो डिस्टिल वाटर में आपको बता दें कि ये डिस्टिल वाटर जो आपको मिलता है दुकानों में, और आप जो इंडिया में ढेर सारा आप बिस्लरी डाल दीजिए कि क्या कहते हैं, किनले, एक्वाफिना, कोई भी वाटर उसमें काम नहीं करेगा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला होता है, आरओ वाला वाटर होता है। लेकिन ये डिस्टिल वाटर जो बनता है वो कि आपको सिंपल डायग्राम से समझाते हैं कि डिस्टिल वाटर क्यों यूज होता है, डिस्टिल वाटर कहते किसको हैं। देखिए थोड़ा सा समझिए, ये फिगर देख रहे हैं आप, ये फिगर बता रहा है ये पानी है, ठीक है, नॉर्मल पानी है। ये पानी आप क्या करते हैं, जब वो हीट करते हैं, टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर हीट करने के बाद वो वाष्प बनता है। क्या बनता है? वाष्प बनता है। ये वाष्प क्या करता है? ये पाइप के माध्यम से 1 2 3 पाइप ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उसको क्या करता है, यहाँ से वाष्प के द्वारा यहाँ संघनित करके दूसरे बर्तन में रखा जाता है। तो जितना भी इसमें कण है, आयरन है, आर्सेनिक है, कोई भी मटेरियल जो सुचालक हो, वो इससे नीचे बढ़ जाता है और शुद्ध पानी यानी आशुद्ध जल बोलते हैं, इसका हिंदी नाम आशुद्ध जल बोलते हैं। कभी कभी पूछ देता
आसुत जल तो समझ में नहीं आना, आसुत जल, ठीक है। तो ये आपको बनता है आसुत जल। तो यूज करते हैं इसको किसमें, लेड एसिड बैटरी में। समझ गए डिस्टिल वाटर क्या होता है, आरओ वाटर क्या होता है और कहाँ यूज करते हैं। इतनी आसानी से मैंने आपको समझाया और पूरे फिगर के साथ। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए। आपको मैं बता दूं ये कि उद्योग में सुरक्षा के लिए हम सिंगल फेज मोटर डैश द्वारा संचालित करते हैं। तो सिंगल फेज बिना स्टार्टर के हम नहीं यूज कर सकते हैं हमेशा। क्यों कि कम स्टार्टर जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें बैक ईएमएफ नहीं होता, अधिक करंट ले लेगा वो, आपको मोटर अधिक करंट लेने से उसके आर्मेचर में जो वाइंडिंग होगा वो जल जाएगा, वो 7 गुना एक्स्ट्रा करंट ले लेता है, ठीक है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्टर लगाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये डायरेक्ट नहीं चले जाए, इसलिए स्टार्ट करने के लिए, बंद करने के लिए सुविधाजनक ये होता है। इसलिए इस स्टार्टर यूज कर ड्यूअल स्टार्टर का। ये किसका देखिए आप ऑप्शन में देते हैं, ड्यूअल स्टार्टर 5 HP तक के मोटर के लिए यूज होता है ड्यूअल स्टार्टर, ठीक है। स्टार डेल्टा उससे अधिक के लिए यूज होता है, 3 फेज इंडक्शन के लिए होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्टार डेल्टा, हम उसको डिक्लेयर पढ़ते हैं क्लासरूम में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन समझाना होता है, इसीलिए कम बातों में फिर भी मैक्सिमम चीज़ों को समझा सकते हैं, समझाने की हमने कोशिश किया है। देखिए ये ड्यूअल स्टार्टर में 2 स्विच आपके घर में लगा होता है, आप जाते हैं पट से मोटर लगाते हैं, आपके छत तक पानी चला जाता है ना। तो इसको समझने के लिए इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे ही ये बटन दबाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर सट जाएगा और लाइन आपको कनेक्शन इधर से इधर जाने लगेगा और आप मोटर में कनेक्शन किए हुए रहते हैं और मोटर आपका चलने लगता है, ठीक है। तो ये है ड्यूअल स्टार्टर। ये था लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का। हम इसको अगले सीरीज में इससे आगे बताएंगे आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, आपके दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको इस चैनल पर इलेक्ट्रिशियन का ही नहीं, फिटर का और अन्य ट्रेडों का भी प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम आगे आने वाले होंगे उस पर कराए जाएंगे। अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि इसरो के फिटर के वो आपको वीडियो सीरीज चालू हो गया और आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ लिख दी है कि इलेक्ट्रिशियन का कब से होगा, तो हमने इलेक्ट्रिशियन का आपको चालू किया और अब यूपीपीसीएल के एग्जाम आगे हैं, इसलिए इनका मैं जितना कोशिश हो सकता है मैं करा दूंगा। और इसके सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन इसके अगली सीरीज की आएगी आपको मिल जाए, ताकि यहाँ तक आप पढ़े हों, एनालिसिस किए हों, तो आगे आपको स्वतः जानकारी मिल जाएगा और आप उसके एनालिसिस के साथ उस प्रीवियस क्वेश्चन की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चले तो इसके बाद आज के लिए यहीं तक आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर अगली सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।